पर्टिकुलर शिफ्ट थी, इसके मोस्टली क्वेश्चंस बहुत लल्लू थे। देखो ये क्वेश्चन देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज का। ऊपर भी एक स्टैंडर्ड सीरीज है, नीचे भी एक स्टैंडर्ड सीरीज है। तो ऊपर n नेचुरल नंबर के क्यूब्स का समेशन लिखा हुआ है, तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ये लिखते हैं। नीचे वाले n नेचुरल नंबर्स का ऑड वाले हैं केवल, तो इनका क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो इसको अगर तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ तक पहुंच जाओगे। इसके बाद समेशन अप्लाई करना था, तो या तो n+1 के होल स्क्वायर को खोल दो, बट अगर तुम थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो n=1 अगर यहाँ पुट करोगे, इसको खोलोगे, तो ये तो खूबसूरत सीरीज बन जाएगी स्टैंडर्ड सी। बस यहाँ 1 स्क्वायर नहीं है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ तक का सम हम जानते हैं, n × n+1 × 2n+1/6 होता है, माइनस ये कर देना और नीचे 4 से डिवाइड करना मत भूलना। अब इस पे तुम्हें क्या लगाना था, बस बात खत्म। कहाँ तक जा रहा है, 9 तक, तो n को कितना पुट कर दोगे, 9 पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि f(x) जो है वो कोई 5 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है सर। फिर बोल रहा है उसके एक्सट्रीम्स आते हैं x = ±1 पे, और एक इन्फो तुम्हें ये दे रखी है। तो अगर तुम सोचो, फिर तुमसे ये पूछ रहा है, तो बेसिकली यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि हमें अगर f(x) पता चल जाए तो फिर तो वो कुछ भी पूछ ले पता चल जाएगा। अब f(x) क्योंकि 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसमें 5-6 वेरिएबल कुछ रहे होंगे। बट देखो एक कंडीशन तो उसने ये दे दी है निकालने के लिए कि f'(x) को तुम 0 कर दोगे ±1 पे, ठीक है। एक कंडीशन उसने ये दी है। तो ये क्या बोल रहा है कि जब x 0 को अप्रोच करता है तो इस क्वांटिटी की लिमिट कितनी है, 5 है। अब तुम सोचो कि पॉलिनोमियल 5 डिग्री है तो कुछ ऐसा रहा होगा। अब बोलोगे कि आगे सर ऐसा भी तो रहा होगा, ऐसा रहा होगा पूरा पॉलिनोमियल। बट अगर तुम सोचो कि नीचे वाला x³ है तो ऊपर अगर x² कुछ रहा होगा, अगर ऊपर x² की कुछ टर्म रही होगी और नीचे x³ की अगर कुछ टर्म है, तो ये मतलब ऐसा सा कुछ है, और x टेंडिंग टू 0 पे ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर नहीं पाएगी। मतलब इस लिमिट को फाइनाइट आने के लिए ऊपर वाले पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या रही होगी, मतलब कहाँ तक जाएगी, वो 3 तक जाएगी। इसके बाद में ये सब तो क्या रहे होंगे, 0, क्योंकि अगर ऐसी कोई टर्म आई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। समझ पा रहे होंगे। तो बस यही ये बनेगा तुम्हारा पॉलिनोमियल। 3 वेरिएबल है, अब उसके लिए उसने कंडीशंस दी है। f'(x) को 0 करना है, कहाँ कहाँ पे, 1 और -1 पे। तो जैसे ही 1 और -f(x) पे क्या कर दोगे तुम, सॉरी 1 और -1 पे उसको 0 कर दोगे, 2 इक्वेशन मिल जाएगी, 2 वेरिएबल, तो यहाँ से p और q आ जाएगा। और एक वेरिएबल लेट से तुम्हारा ये था, क्योंकि लिमिट 5 थी तो इसको तो 5 ही होना पड़ेगा। इसके स्टार्टिंग वाले तो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो इसको 5 होना पड़ेगा, ये तो समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें पूरा क्या मिल जाएगा, 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल से p और q आ गया। p और q अगर आ गया तो तुम्हारा पूरा क्या आ गया, f(x) आ गया। और एक बार f(x) आ गया तो फिर वो चाहे कुछ भी पूछ ले। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक मैन है जिसने कितने सिक्के उछाले, एक सिक्का उछाला और उसको 10 मार्क्स मिले एक हेड के लिए, और अगर टेल आता है तो 5 मार्क्स मिलते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि एग्जैक्टली उसको 30 मार्क्स चाहिए। अब तुम थोड़े से केसेस बना लो कि 30 मार्क्स जो है वो कैसे कैसे पॉसिबल है। तो या तो 3 हेड आए हो और 0 टेल आया हो, एंड ये एंड का ध्यान रखना, 3 ऐड आए हो, एंड क्या आया हो, 0 टेल आया हो। तो अगर 3 ऐड आ गए तो 30 नंबर आ गए। हमें क्या चाहिए थे, 30 नंबर ही चाहिए, एक के क्या थे, 10 नंबर। दूसरा केस क्या हो सकता है कि 2 हेड आए हो, या फिर पहले इसको सॉल्व करना चाहो तो क्या बनेगा, ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, कितनी बार आए हो, 3 आए हो, इनटू फिर 0 टेल आया हो। तो इस तरह से ये रहा होगा कि 3 हेड 0 टेल। अब 2 हेड और 2 टेल आए हो तब भी 30 मार्क्स आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, हाँ सर बिल्कुल आ जाएंगे। 2 हेड के 20 मार्क्स हो गए और 2 टेल के कितने मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स हो गए। तो इनकी प्रोबेबिलिटी देख लो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को, फिर क्या आ जाए, एक तो हेड आ जाए क्योंकि 30 नंबर चाहिए थे, तो 10 तो ये हो गए, और 20 नंबर और चाहिए तो क्या आ जाए, 4 टेल आ जाए। या फिर 0 हेड और 6 टेल आ जाए। 0 हेड आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब 0 मार्क्स आए होंगे, और 6 टेल का मतलब कितने, 30 मार्क्स आए होंगे। प्रोबेबिलिटी इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन चारों में से कोई एक केस रहा होगा। इनके अलावा तुम सोचो क्या कहीं से 30 मार्क्स ला सकते हो, नहीं, और कहीं से तो नहीं आएंगे 30 नंबर। तो बस यही 4 केसेस रहे होंगे, सोचना खुद। तो यहाँ से ये बन जाएंगे तुम्हारे सारे आंसर, बड़े प्यार से सबको ऐड कर देना, फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही स्टैंडर्ड सा, बहुत आसान सवाल है। क्या बोल रहा है कि f(x) जो है इसका इंटीग्रेशन है, f(4) पे कुछ कंडीशन दे रखी है, और f(7) ऐसा ऐसा कुछ दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अब देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा बीटा निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिएगा, f(x) चाहिए था। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये तो स्टैंडर्ड सा लीनियर बाई क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अगर मैंने सॉल्व करने का ट्राई किया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a/x + 5 + b/x - 3। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, एलसीएम वगैरह लेके इसको ऐसा बना लिया। अब x को अगर मैं 3 पुट कर दूंगा तो x को 3 पुट करते ही ये 0 आ जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9/8 आ जाएगी। देखो x को 3 पुट करो, यहाँ 9 बन गया, यहाँ 8 बन गया, ये वाली
क्वांटिटी 0 हो गई, तो b की वैल्यू 9/8 आ गई। सिमिलरली x को अगर तुम -5 पुट करोगे तो ये क्वांटिटी 0 बन जाएगी, और ये -5 पुट किया तो -8 बनेगा और -7 बनेगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 7/8। तो a की वैल्यू आ गई, अब तो इंटीग्रेशन ऐसा बन गया, पुट कर दिया, इंटीग्रेशन कर लिया। अब देखो यहाँ उसने एक कंडीशन दी है क्या, कि f ऑफ 4 की वैल्यू 14 ln3 है, मतलब जब तुम x को कितना पुट करोगे 14, तो y fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो इसने दी है, क्या दी है 14 ln3। तो यहाँ से बड़े प्यार से किसकी वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू आ जाएगी। एक बार अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया तो तुम्हारे पास पूरा fx आ गया, fx आ गया तो तुम यहाँ से f ऑफ 7 निकाल सकते हो। तो बस फिर कंपेयर कर लेना और यहाँ से अल्फा बीटा तुम्हें बड़े प्यार से मिल जाएंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत टफ तो नहीं है पर अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा इसमें कि देखो यार, यहाँ जो है ना 30 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ 32 माइनस आर है, मतलब यहाँ से बड़ा नंबर मेरे को यहाँ देखने की आदत नहीं थी, तो मैंने यहाँ क्या लगाई, बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी लगाई जिससे मैं इस नंबर को छोटा कर सकूँ, एन सी एन माइनस आर वाली लगा दी। हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, हर जगह ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो देखो यहाँ भी जब तुम ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे ये बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, सोच के देखना यार, r-2 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, r-1 बन जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, r बन जाएगा। फिर दूसरी अप्रोच मैंने सोची कि इस 3 को मैं कुछ ब्रेक करके लिख सकता क्या, तो इस 3 को मैंने लिख दिया 3c1। ऐसा क्यों किया वो लेट से आगे समझ में आएगा, एक बार लिख देते हैं। 3c1 यहाँ लिख दिया, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसको मैंने क्या लिख दिया, 3c2 लिख दिया। क्यों लिखा ऐसा, वो देखो तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ देखो, इन दोनों का सम कांस्टेंट हो रहा था, नीचे वाले इनका सम देखो, r-1 + 1 कितना r। यहाँ भी तुम देख सकते हो r-2 + 2 कितना r, यहाँ भी देख सकते हो कितना आ रहा है, r आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है, r आ रहा है, तो समझ गए होंगे। यहाँ भी मैंने वही लगाई प्रॉपर्टी, यहाँ 1 मल्टीप्लाइड है ना, तो उसको मैं क्या लिख सकता, 3c0 लिख सकता, यहाँ भी 1 मल्टीप्लाइड है तो मैंने उसको 3c3 लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया, क्यों, तो देखो सम कांस्टेंट हो गया हर बार, हाँ सम तो कांस्टेंट हो रहा है। अब हम जानते हैं कि जब भी दो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई, और सम कांस्टेंट हो रहा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो को जोड़ सकते हैं, ऊपर वालों को, लेट्स से इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया 33c, और इनका सम r बन गया, तो 33c r है इस समीशन की वैल्यू, है या नहीं, हाँ बिल्कुल है। अब इसने बोला है कि इस समीशन की वैल्यू NCR आती है, तो यहाँ से n की वैल्यू बड़े प्यार से क्या दिख गई, 33 दिख गई, तो समझ गए होंगे। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये अप्रोच और भी अच्छी है। देखो सबसे पहले मैंने NCR = NCN - R लगाया, फिर इस 3 को मैंने तोड़ के लिख दिया। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3c1, और आगे वाले को 3c2 लिखा, यहाँ मैंने 3c3 लिख दिया, यहाँ मैंने 3c0 लिख दिया। ऐसा किया क्यों, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि सम क्या हो रहा था, कांस्टेंट हो रहा था। देखो यहाँ सम हर जगह क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगा 33c3 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही हलवा सा सवाल है, इसका पीरियड क्या है, π/2 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 40 को बाहर निकाल दिया, तो 0 to π/2, फिर इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया, और ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड सी चीज़ है, इसका इंटीग्रेशन तो अब तुम वालिस फॉर्मूला से क्या कर सकते हो, बड़े प्यार से कर सकते हो, तो ये तुम्हें खुद करना चाहिए। दूसरा एक दिमाग में क्या आ सकता है कि sin⁴ लेट से तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है, तो इसका मेथड 2 क्या रहा होगा, इसका मेथड 2 रहेगा कि यहाँ मैं क्या करूँ, sin⁴ + cos⁴ को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 40 बाहर निकालने के बाद। अब यहाँ अगर साइन कॉस जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin2 θ/2 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक बार अगर ये सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो गया तो ये कितना बनेगा, देखो 1 - 2 sin² 2θ डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा, स्क्वायर किया था तो यहाँ से अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना, sin² जो 2θ है इसको कॉस में कन्वर्ट कर देना, ताकि वो 1 - cos 4θ इस तरह से कर देना। ठीक है, तो हिंट दे रहा हूँ मैं तुम्हें केवल यहाँ कि दूसरा मेथड क्या लगा सकते हो, वो तुम खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट ये अगर तुम करोगे तो और जल्दी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नो डाउट उससे भी फास्ट आ जाएगा, बट ये थोड़ा क्या रहेगा, और फास्ट रहेगा। कुछ नहीं करना, बस sin θ cos θ वाला जो टर्म है उसको sin2θ में चेंज करना, और वो वहाँ स्क्वायर बनेगा, इसलिए उसको cos 4θ में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि Pn जो है वो क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स जो कि n साइडेड पॉलीगन बनाता है। बहुत ही लल्लू सवाल है ये। तो n+1 क्या होगा कि वो ट्राइंगल्स बता दो जो n+1 साइड वाले पॉलीगन में बनते हैं। तो कितने पॉइंट से ट्राइंगल बनता है, 3, तो कोई भी 3 पॉइंट चूज कर लो, ये Pn वाले में से भी 3 चूज कर लो, तो ये वाली बड़े प्यार से इक्वेशन बन जाएगी, n+1c3 - nc3 = 6/6। अब n की वैल्यू पूछ रहा है, तो या तो डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल लगा लो, ऑप्शन है तो, और अगर ऑप्शन नहीं है तो क्या करो, इस वाली टर्म को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ऐसा किया क्यों, तो देखो एक तरफ n है और इस n से n+1 बन रहा है, तो मेरे दिमाग में ये वाली प्रॉपर्टी क्या करनी चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि यहीं से क्या आता है, n+1 आता है, तो मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, तो ये वाली क्वांटिटी nc2 होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो इस प्रॉपर्टी में यहाँ ये दोनों क्वांटिटी सेम होती हैं और नीचे एक का डिफरेंस होता है, तो ये क्या बना होगा,
n+1 CR बना होगा तभी तो जाके, तो यहाँ n+1 बन रहा है तो यहाँ क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, और इधर 3 आ रहा है मतलब ये वाला बड़ा रहा होगा, तो ये क्वांटिटी होनी क्या चाहिए, n/2 होनी चाहिए। तो यहाँ से तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अब तो बड़े प्यार से वैल्यू आ जाएगी, तो या तो डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल लगा लो या फिर ये वाला अप्रोच तुम सोच सकते हो। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हल्का सा विजुअलाइजेशन रिक्वायर्ड होगा। उसने साफ-साफ बोल दिया है कि ये कोई एक सर्कल है, ये कोई एक सर्कल है। तो देखो यहाँ से साफ-साफ दिख रहा है इसका सेंटर 0 है, रेडियस r है, और इसका सेंटर क्या है 3,4 है, और रेडियस क्या है 5 है। फिर वो बोल रहा है कि जो C2 है, जो ये वाला सर्कल है, ये क्या करता है C1 के कंप्लीटली इनसाइड है। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि r जो होगा डेफिनेटली 5 से क्या रहा होगा, बड़ा रहा होगा। एक चीज़ उसने बोली है कि Z1 Z2 के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 2 है, तो तुम मुझे इनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ। ठीक है, ऐसा-ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो मैंने दोनों सर्कल को प्लॉट किया, तो एक सर्कल का सेंटर 0,0 है, रेडियस बड़ी सारी है, ये वाला C1 हो गया, C2 इसके अंदर कंप्लीटली इनसाइड है, उसकी रेडियस उसने दी है 5 और सेंटर उसका दे रखा है 3,4। और एक चीज़ बोली है कि इन दोनों सर्कल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो है, तो तुम देखो मिनिमम डिस्टेंस कौन-सी रही होगी? तो कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो सर्कल पे, फिर देखोगे तो यही रही होगी मिनिमम डिस्टेंस, तो ये उसने कितनी दी है? 2 दी है। फिर तुमसे पूछ रहा है कि Z1 और Z2 के ऊपर, Z1 क्या है, इस सर्कल पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, Z2 है इस सर्कल पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, तो उन दोनों पॉइंट्स की मैक्सिमम डिस्टेंस तुमसे वो पूछ रहा है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब आई होगी, तो थोड़ा सा अगर तुम बुद्धि लगाओगे तो तुम समझोगे कि देखो कोई भी 2 पॉइंट लेके देख लो, ये तो नहीं है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ, तो देखो ये डिस्टेंस मैक्सिमम आई होगी इन दोनों के बीच में, इसके अलावा तो कोई डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं रही होगी। तो अब ये बड़े प्यार से निकाल सकते हो, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है 5 है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये उसने बोला 2 है, तो ये पूरी कितनी है 12, मतलब ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी है 24 है, और हमें ये वाली लेंथ चाहिए, तो ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 24 में से 2 गया तो कितना बचेगा 22 बचेगा, समझ गए होंगे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, आगे बढ़ते हैं। ये इसी शिफ्ट में सीक्वेंस एंड सीरीज का एक और सवाल, टफ नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है। ये बोल रहा है ये सीक्वेंस जो है एपी में है, ये सीक्वेंस जीपी में है, दोनों की पहली टर्म 1 दे रखी है, एक कंडीशन ये दे रखी है, एक कंडीशन ये दे रखी है, फिर तुमसे ये पूछ रहा है, तो अगर तुम्हें एपी वाली का कॉमन डिफरेंस पता चल जाए और इस वाले सीक्वेंस का कॉमन रेशियो पता चल जाए, तो 2 वेरिएबल है, उसके बाद तो निकाल ही लोगे क्योंकि पहली टर्म गिवन है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। A2 क्या रहा होगा 1 + d रहा होगा, G2 क्या रहा होगा r रहा होगा, क्योंकि पहली टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो अगर r है तो ये वाली टर्म क्या आई होगी, ये आई होगी। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो मिल गई मेरे को, एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, A3 + D3 = 17, तो 1 + 2d रही होगी, ये वाली टर्म r² रही होगी। इस वाली इक्वेशन को क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाला कैंसिल हो गया। यहाँ से बड़े प्यार से इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन क्या आ गई, r² - 2r = 0। ठीक है, तो यहाँ से r 0 तो हो नहीं सकता, तो r क्या रहा होगा 2 रहा होगा, और r अगर 2 है तो r को 2 पुट कर दिया, तो यहाँ से d आ गया, 2 इक्वेशन दोनों वेरिएबल सॉल्व हो गए, तो ये वाली कंडीशन तो अब तुम सोए-सोए निकाल सकते हो। ये बात देखो अब क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि P A B के बराबर है, A Q B के बराबर है, तो P और Q चाहिए बेसिकली, अगर P Q आ गया तो ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो देख क्या निकालना है, यहाँ से मेरे को P अगर निकालना है तो मैं क्या करूँ, A इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ बाहर बाद की तरफ, इसको क्या बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इस साइड में बाद में मल्टीप्लाई कर रहा तो इस साइड में भी क्या होगा, बाद में मल्टीप्लाई होगा, बस इस बात का ध्यान रखना। ये क्या बन गया आइडेंटिटी, तो P इंटू आइडेंटिटी क्या P, ये बन गया B A इनवर्स। अब यहाँ से A इनवर्स निकालना तो बच्चों का खेल है। A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A देखूं तो यहाँ कितना बन रहा है 4 बन रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A। फिर यहाँ से देखो ए इनवर्स निकालना है, अब इनवर्स तो निकाल ही सकते हो, क्या करना है यहाँ, इन दोनों को एडजॉइंट सॉरी इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, तो ये -2 2 बचेगा, और बच्चों का साइन चेंज करोगे, तो ये क्या आ गया एडजॉइंट आ गया, तो वही तो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2x2 का इनवर्स निकालना तो आसान होता है यार। ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट निकालने की ट्रिक होती है, यहाँ से भी क्या निकालना है तुम्हें एडजॉइंट, तो डायगोनल वालों को इंटरचेंज कर दो, बच्चों का साइन चेंज कर दो, खत्म बात। ये क्या आ गया एडजॉइंट आया है, ये इनवर्स नहीं आया, ध्यान रखना। उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना मत भूलना। इसका डिटर्मिनेंट कितना बनेगा 27 - 3 कितना बन जाएगा, देख लो यार, जितना भी बनेगा कर लेना, बच्चों वाली कैलकुलेशंस है। ठीक है, पी और क्यू आ गए, फिर सॉल्व कर लेना। तो बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ हमने अगर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया है यहाँ, ठीक है, इस तरह से बाद में, तो जब तुम राइट हैंड साइड जाओगे तो वहां भी क्या करना, तुम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ही करना। अब यहाँ क्यों देखो यहाँ है, तो हमें ए से क्या करना पड़ेगा प्री मल्टीप्लाई। तो अगर मैंने एलएचएस में प्री मल्टीप्लाई किया है तो मैं आरएचएस में भी प्री मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब एलएचएस में अगर मैंने पहले की तरफ मल्टीप्लाई किया तो आरएचएस में भी पहले की तरफ ही करूंगा। इस चीज का ध्यान रखना, इसको मत भूलना। ठीक है, अब बाकी ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
कि देखो n ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल SEC XI वगैरह करके, I की वैल्यू 1 to n वेरी करती है। इनका समेशन 48 दे रखा है, स्क्वायर्स का सम 496 मोल रखा है, मीन और वेरिएंस दे रखे हैं 8 और 16, तो n की वैल्यू चाहिए। अब देखो पहली गलती तो ये है कि यहाँ n-1 दे रखा है, n नहीं दे रखा, ऑब्जर्वेशंस टोटल n है और समेशन वेरी n-1 तक ही कर रहा है, ठीक है। एक चीज तो ये देखने वाली है। फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मीन 8 है, तो मीन क्या होता है, सारी टर्म्स का सम अपॉन n, एवरेज ही तो होता है। और सम क्या दे रखा है हमें सबका, 48 दे रखा है n-1 तक का, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं n टर्म्स के सम की, तो वो कितनी आएगी, 8n आएगी। अब हम जानते हैं कि n-1 जो टर्म्स है, यहाँ वाली टर्म n-1 रही होगी, इनका सम क्या है, 48 है, गिवन है क्वेश्चन में, ये 48 है, तो यहाँ से xn की वैल्यू कितनी आ गई, 8n-48 आ गई। सिमिलरली हमें पता है कि वेरिएंस जो है वो 16 है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर। मीन 8 है तो 8 स्क्वायर यहाँ 16 हो गया, 16 8 स्क्वायर, सॉरी अबे 8 स्क्वायर कितना रहा होगा, 64 रहा होगा, तो उसको मैंने उधर भेजा, तो ये कितना बन गया, 80 बन जाएगा यहाँ से। और सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन, तो ये क्या रहा होगा, x1 का स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, ये xn तक जाएगा पूरा। बट हम जानते हैं कि x-1 तक के स्क्वायर्स का सम क्वेश्चन में गिवन है, वो पुट कर दिया कितना, 496 प्लस xn स्क्वायर डिवाइड बाई n इक्वल्स टू 80, इस n से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगी। अब xn की वैल्यू हमने पहली वाली इक्वेशन से निकाली, यहाँ पुट कर दी, तो ये वाली क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसको थोड़ा सा क्या करोगे, सिंप्लीफाई, तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, या तो क्वाड्रेटिक को प्रॉपर मेथड से सॉल्व कर लो, या फिर हिट एंड ट्रायल लगा लो। तो अगर मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊं, तो देख 62 यहाँ से बन रहा है, 8 यहाँ से बन जाएगा, अगर मैंने n को 7 पुट किया तो 70 बन जाएगा, और यहाँ भी n को अगर मैं 7 पुट कर दूं तो 70 बन जाएगा। तो या तो तुम हिट एंड ट्रायल लगाने का सोचा करो, या फिर क्या कर सकते हो, पूरा मेथड भी लगा सकते हो। कई बार पूरा मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो क्या एक दो बार अगर एक दो वैल्यूज तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक कर रही है, तो जल्दी से हिट एंड ट्रायल लगा के उस सवाल को क्या ले जाओ, बना ले जाओ, ठीक है। तो टफ तो नहीं था यार क्वेश्चन, बहुत आसान सा सवाल था। बस ये चीज देखनी थी कि सम जो है वो n-1 तक का दे रखा है, n टर्म्स का नहीं दे रखा। फिर मीन और वेरिएंस दे रखा था, तो दो इक्वेशन बन जाएगी, वहां से n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आसान सा सवाल। अच्छा क्वेश्चन है, x एज ए फंक्शन ऑफ y दे रखा है, बोल रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। फिर कुछ कंडीशन दे रखी है, आगे कुछ पूछा होगा, तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो होमोजीनियस से तो तुम क्या कर लो, को ट्राई कर लेना, इसको इजीली हो जाएगा। मेरे को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लिया। सर ये तो मुझे लीनियर नहीं लिख रही है, तो देख आगे दिखेगी, थोड़ा सा देखने का ट्राई कर। एक्स स्क्वायर से मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो इसको डिवाइड करने के बाद ये बन गया। अब तुम बोलोगे अभी भी नहीं दिख रही, अरे -1/x को टी पुट करके देख, -1/x को अगर मैंने टी पुट किया तो फायदा क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये टी माना, ये क्या बन गया, डी टी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी डी एक्स डी टी बाई डी वाई, प्लस ये कितनी बन जाएगी, ये टी था तो प्लस टी बाई वाई इक्वल टू, इधर वाई स्क्वायर नहीं होगा, -1/y स्क्वायर होगा, ठीक है, ध्यान रखना, -1/y स्क्वायर होगा। तो ये क्या बन गई, अब तो बन गई लीनियर इन टी, तो सॉल्व कर सकते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ 1/y इंटू डी वाई। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये ln y बनेगा, y बन जाएगा। तो अब सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन देखो t इंटू वाई रहेगा इधर, क्योंकि ये लीनियर किस में है, t में, ठीक है। तो यहाँ t आएगा, ध्यान रखना ये t में लीनियर है, तो इधर क्या आएगा, t आएगा, तो t इंटू वाई इक्वल टू, इधर आ जाएगा तुम्हारा, ये क्या था, -1/y स्क्वायर इंटू वाई डी वाई प्लस सी। इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम, तो यहाँ से ये बन जाएगा। अब t की वैल्यू कितनी थी, -1/x, तो वो पुट कर दी, तो ये बन गया। कांस्टेंट को भी -c लिख लो ताकि माइनस को कैंसिल कर दें, तो यहाँ से y/x की वैल्यू ये बन जाएगी। अब यहाँ से y/x अगर ये है, अब उसने कुछ कंडीशन दी है, दो कंडीशन दी होगी। देखो ये पूछ रहा है कि अगर मैं y को ई स्क्वायर पुट करूंगा तो x क्या रहा होगा, ये बता दो। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अभी तक क्या मिल गया है मेरे को, फंक्शन मिल गया है। फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है। तो अगर c की वैल्यू मिल जाए फिर तो कुछ भी मिल जाएगा। तो उसने कंडीशन दी है c की वैल्यू निकालने के लिए, क्या कि अगर मैं x को e पुट करता हूँ तो y e मिलता है, तो पुट कर दो, तो x को भी e पुट कर दो, y को भी e पुट कर दो, तो ये बनेगा 1 इक्वल्स टू ln e। तो ln e कितना होता है, 1 होता है, तो ये भी 1 है। तो यहाँ से साफ साफ c की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ये क्वांटिटी 0। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा फंक्शन है। अब उसने पूछा y को ई स्क्वायर अगर मैं पुट कर दूं तो x क्या मिलेगा, तो कर दो y को ई स्क्वायर पुट, जैसे ई स्क्वायर पुट कर दोगे ये ई स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, e²/2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो शिफ्ट है, इसके जो सारे क्वेश्चंस अभी तक हमने देखे, अगर हम एक दो क्वेश्चंस को हटा दें तो मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो कैसे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आए हैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट में। तो
आसान ही था मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट्स का देख लेना तुम।